आप जब 5 या 7 टेस्ट देंगे तो आपको अपने गेस की ये करने की एक्यूरेसी समझ में आएगी। सुनने में अटपटा सा लगेगा, लेकिन ईश्वर ने सबके हाथ में तुक्का लगाने की रेखा खींच रखी होती है। किसी का हमेशा तुक्का चलता है, किसी का कभी नहीं चलता। टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है, कैसे देना चाहिए और उस टेस्ट से हमको क्या फायदा मिलना चाहिए। बहुत लोगों के मन में यह भ्रांति है कि मॉक टेस्ट इसलिए देना चाहिए कि इसमें से कोई सवाल लड़ने वाला है। बहुत बार कहते हैं ये सवाल लड़ जाएगा, ये सवाल भिड़ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। कोई सवाल सेम नहीं आने वाला, जो पहले से आपने किसी टेस्ट में किया हो वही सवाल आ जाए, इसकी संभावना नहीं होती। ना ही इस चीज के लिए मॉक टेस्ट देना होता है। तो ये टेस्ट इसलिए नहीं दिए जाते कि ये 100 या ये 200 सवाल 400 सवाल कर लेंगे तो इसमें से ही कोई 50-100 सवाल टेस्ट में आ जाएंगे। इसके लिए टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो आप अपने आप को ठग रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। हो सकता है जितने सवाल आप टेस्ट में मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करें उसमें से एक भी सवाल एक्चुअल टेस्ट में ना आए, तो क्या मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है? ये भी विद्यार्थी कह सकते हैं कि जब मॉक टेस्ट का कोई सवाल रिपीट ही नहीं होगा तो मैं मॉक टेस्ट देने में अपना टाइम क्यों खराब करूं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट याद करने में, अगर मैं अभी रोज़ 200 फैक्ट याद कर रहा हूं तो टेस्ट में टाइम वेस्ट करने की जगह मैं और 200 फैक्ट याद कर लूं, वो ज़्यादा फायदेमंद है। नहीं, वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। ये एग्ज़ाम, मैं बार बार कह रहा हूं, ये एग्ज़ाम पढ़ने का एग्ज़ाम नहीं है। ये एग्ज़ाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने का एग्ज़ाम है। 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने का एग्ज़ाम है। पढ़ना एक अलग स्किल है। पढ़ते आप ऐसे हैं, पढ़ते समय आप एक फैक्ट एक बार देखते हैं, केवल एक ही फैक्ट जो सही फैक्ट है केवल वो देखते हैं कि ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ये ऐसा फैक्ट देखते हैं। लेकिन जब उसका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है ताजमहल कहाँ है, तो ऑप्शन होता है, अगर ऑप्शन होता है आगरा, दिल्ली, बंबई, मद्रास, तो आपको पता होना चाहिए कि इस चारों में से भी मुझे आगरे को टिक करना है, बाकी तीनों को टिक नहीं करना है। ये तो मैंने बहुत आसान सा उदाहरण दिया, लेकिन आपको ऑप्शन हो सकता है आगरा, फतेहपुर सीकरी, पुरानी दिल्ली, शाहजहानाबाद। कहाँ है ताजमहल? तो कंफ्यूज होता है। या ताजमहल की जगह पुराना किला कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो वो ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो 4 ऑप्शंस जब मिलते हैं तब क्या आप वो फैक्ट सही पकड़ पाते हो? ये टेस्ट आपको करना जरूरी, तभी पता चलेगी आपकी पढ़ाई अच्छी हुई कि नहीं। तो पढ़ने से ज्यादा फोकस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करना चाहिए। तो टेस्ट क्यों देना चाहिए? वाई टेस्ट क्यों देना चाहिए? टेस्ट इसलिए देना चाहिए कि आपकी बॉडी और ब्रेन को टेस्ट इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस हो जाए। टेस्ट इन्वायरमेंट से मेरा मतलब OMR शीट्स, 4 गोले काले करने की प्रैक्टिस, 2 घंटे के अंदर 100 सवाल करने की प्रैक्टिस, एक साथ 10 अलग अलग विषयों के सवालों को एक साथ देखने की प्रैक्टिस। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय केवल एक विषय एक बार में पढ़ते हैं, लेकिन जब टेस्ट देते हैं तो एक साथ 10 विषय के टेस्ट होंगे। ये सारी चीज़ों की अभ्यास, प्रैक्टिस करने के लिए हम टेस्ट देते हैं। इसलिए मॉक या प्रैक्टिस टेस्ट इसको कहते हैं। इसलिए ये टेस्ट देना जरूरी है। इस टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ये टेस्ट परीक्षा, मेन परीक्षा जब आप देने वाले हैं, असली परीक्षा, उसके कुछ दिन पहले ही देना जरूरी नहीं है। लगातार पढ़ाई के दौरान बार बार ये टेस्ट देना जरूरी है कि अब तक जितना पढ़ा उससे कितने अच्छा हम टेस्ट में परफॉर्म कर पाए। टेस्ट कैसे देना चाहिए और टेस्ट के बाद उस टेस्ट का हमको क्या करना चाहिए? हाउ टू गिव द टेस्ट। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि हमने किताब पढ़ा, किताब पढ़ने के बाद हमने सामने उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं, चैप्टर पढ़ा और देखते गए कि क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी इसीलिए तो ठीक हो सकती है कि जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं नहीं, लेकिन इससे आपकी टेस्ट कैपेबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि आप जब एक्चुअल टेस्ट देंगे तो वो किताब आपके सामने नहीं होती है। तो ये नहीं कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और साथ ही हिस्ट्री के एमसीक्यू देखते जा रहे हैं कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उस समय वो फैक्ट तो आपके दिमाग में जस्ट अभी देखा है तो हो ही जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। ये भी नहीं कि हिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़े, उस टॉपिक के 20 ऑब्जेक्टिव लगा लिए, अच्छी बात है,
लगाने चाहिए, लेकिन उससे टेस्ट इन्वायरमेंट का, उसको मॉक टेस्ट नहीं कहते कि हमने हिस्ट्री का 2 चैप्टर पढ़ा और हिस्ट्री के उस 2 चैप्टर के 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, उसको मॉक टेस्ट नहीं कहते। मॉक टेस्ट में पहले तो जरूरी है आप भले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दें कि एक हिस्ट्री का टेस्ट दे दिया, एक एमपीजीके का दे दिया, एक आईटी का दे दिया, कर सकते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल टेस्ट प्रैक्टिस से बहुत क्लोज कनेक्शन नहीं होता, लेकिन आपको कुछ सवालों की प्रैक्टिस हो जाती, उससे केवल सवालों के नेचर का पता चलता है। जरूरी है कि 10 सब्जेक्ट का फुल टेस्ट दिया जाए जो सारे 10 टॉपिक्स कवर करता हो, ताकि आपका ब्रेन एक साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, आईटी, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, सब के क्वेश्चंस एक साथ सोच सके, एक साथ रिकॉल याद कर सके, एक साथ कर सके। तो फुल टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट की जो टाइमिंग है 2 घंटे और 100 सवाल, इसको बड़ी ईमानदारी से फॉलो करके करना चाहिए। ये सोचना कि मैं टेस्ट देने बैठा, मैंने 25-30 सवाल किए, 25-30 सवाल के बाद मुझे लगा कि खाना खा लेता हूँ, फिर आधा घंटा मैंने खाना खाने में लगाया, बाद में आया और बाद में 70 सवाल कर लिए, गलत है। क्योंकि उस जो 30 मिनट का ब्रेक आपने ले लिया, उसमें आपका ब्रेन रेस्ट में चला गया या जो भी हुआ। अब जब आप दोबारा दे रहे हैं तो उन 2 टेस्ट का टोटल मिला के 100 सवाल एक साथ देने जैसा आउटपुट नहीं होगा। आपको अपने ब्रेन और बॉडी को अभ्यास दिलाना है कि 2 घंटे एक सिंगल सिटिंग में बैठ के मुझे 100 सवाल करने हैं, 120 मिनट के अंदर मुझे 100 सवाल करने हैं। मैं एक और चीज कहूंगा कि इस 120 मिनट में कुछ काम आपको टेस्ट के दिन करने होते हैं, वो काम हर दिन आपको करने चाहिए। आपको अपने OMR शीट पे एक रोल नंबर लिखना होता है और एक कुछ डिटेल्स आपको OMR शीट पे रोल नंबर के अलावा भरनी पड़ती हैं, कुछ इन्विजिलेटर शीट आएगा, अटेंडेंस साइन करनी पड़ती हैं। इन चीज़ों में आपको 2 मिनट या 3 मिनट लगता ही लगता है। इसीलिए जब आप एक्चुअल टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट दें, कोशिश करें 120 मिनट की जगह 110 मिनट का टेस्ट दें कि ये 10 मिनट इन फालतू के कामों में लगेंगे ही। अगर आपका टेस्ट ऐसा है, आप जब घर में टेस्ट दे रहे हैं, स्टॉप वॉच लगा के, मोबाइल पर किसी पे स्टॉप वॉच लगा के, घड़ी रख के, उसकी घंटी बिल्कुल 000 से शुरू हो, यहां से शुरू हो और बिल्कुल एग्जैक्ट 110 मिनट की परीक्षा दें। 10 मिनट कम में करने का प्रयास घर पे करें, क्योंकि घर पे आप बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हैं, वहां आपको टाइम लगेगा। ये 10 मिनट आपके कहां चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो एग्जैक्ट 120 मिनट नहीं, मैं कहूंगा कि 100 मिनट या 110 मिनट में करने का अभ्यास होना चाहिए कि 10 मिनट मेरे पास फालतू कामों के लिए हों, अगर मुझे बाथरूम ब्रेक लेना पड़ जाए या मेरा पेन खराब हो जाए या कुछ ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हो, तो उसके लिए मेरे पास टाइम रहे। एक सवाल के लिए अमूमन 1 मिनट का समय लगना चाहिए। जो सवाल 1 मिनट में ना हो, उसमें कोई वाइल्ड गेस करते हुए, इंटेलिजेंट गेस करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। दूसरा, हाउ में जरूरी है कि टाइम के साथ साथ जो इन्वायरमेंट है टेस्ट का, उस टेस्ट के इन्वायरमेंट में आपको बैठकर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बेड पर बैठकर टेस्ट ना दें, कुर्सी टेबल पर बैठकर टेस्ट दें, जैसे आप कुर्सी टेबल पर बैठकर टेस्ट देंगे। और जो टेस्ट जिस टाइम पे होगा, 10 AM से 12 नून में GS का टेस्ट होगा, या क्वांट का जो एप्टीट्यूड का टेस्ट है वो 2:15 बजे से लेकर 4:15 बजे तक होगा। तो कोशिश करें कि अगर आप जिस भी पेपर का टेस्ट दे रहे हैं वो उसी टाइम फ्रेम में आप दें, ताकि आपकी बॉडी और माइंड दिन के उस वक्त कितनी एक्टिव है ये आपको पता रहे। अगर आप केवल रात में टेस्ट देते रहें, हो सकता है आपका ब्रेन रात के 10 बजे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है और सुबह 10 बजे सबसे ज़्यादा डल रहता है। तो हो सकता है आप घर पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो आपके ब्रेन को उस समय में 10 से 12 बजे में, जब आपने नाश्ता किए हुए आपका 1 घंटा हो जाता है वगैरह वगैरह, उस समय कैसा परफॉर्म करता है ये भी देखना ज़रूरी है। टेस्ट इसी टाइम पर दें। यहाँ तक कि मैं ये भी कहूँगा कि फुल टेस्ट आप संडे को ही दें। इसके पीछे भी आप सोचेंगे संडे में ऐसा क्या खास है। टेस्ट आपके हमेशा संडे को होंगे। आपका सेंटर जहां होगा उसके आसपास किस तरह की भीड़ भाड़ होगी वो दिन भर दिन बदलती है।
सोमवार को सब लोग अपने अपने दफ्तरों में होते हैं, सोमवार को हो सकता है सड़क पे भीड़ कम हो, संडे को हो सकता है कि आपके स्कूल में के पास बाजार हो, संडे को बाजार में ज़्यादा भीड़ हो। जैसा भी है, संडे को आपका मानसिक रूप से भी एक इन्वायरमेंट होता है। आप जब पढ़ाई करते हैं तो संडे को रेस्ट ले रहे होते हैं, तो संडे के मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना मॉक टेस्ट संडे को 10 से 12 बजे के बीच में ही दीजिए। आप देखेंगे कि अभी आपको कम से कम 7 संडे मिल रहे हैं। 7 फुल टेस्ट भी अगर आप दे देते हैं, 5 भी दे देते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपने कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए? क्या केवल वो 2 घंटे जो टेस्ट दिए वो इम्पॉर्टेंट है? टेस्ट देने के बाद मैंने देखा कि मेरे 75 सही हो रहे हैं, या किसी और टेस्ट को दिया, देखा 80 सही हो रहे हैं, कोई और टेस्ट दिया, मैंने देखा 50 सही हो रहे हैं। क्या केवल स्कोर देख लेने के बाद हमारा काम खत्म हो जा रहा है? मॉक टेस्ट देने का ये उद्देश्य नहीं है कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है। मॉक टेस्ट 2 काम करेगा। एक कि अपनी स्पीड चेक करते जाएंगे कि हमको क्या हम 100 मिनट के अंदर सारे सवाल कर पा रहे हैं, 110 मिनट में कर पा रहे हैं। दूसरी, अपनी एक्यूरेसी चेक करेंगे। मॉक टेस्ट के दौरान अगर आप केवल वाइल्ड गेस मार रहे हैं तो अपने क्वेश्चन में कोई एक ऐसा निशान लगा दें कि ये वाला आंसर मुझे आता नहीं था, मैंने वाइल्ड गेस मारा। हो सकता है आप जब एग्जाम दे रहे हो तो 100 में से 20 सवाल ऐसे थे जो आपको बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन आपने केवल तुक्का लगाया है। तो करते समय मॉक टेस्ट में हमने एक डॉट लगा दिया, एक ऐसा गोला लगा दिया, कुछ ऐसा निशान लगा दिया कि ये वाला मैंने गेस किया है। जब चेक करें तो देखें कि आपके गेस कितने सही होते हैं। आप जब 5 या 7 टेस्ट देंगे तो आपको अपने गेस की ये करने की एक्यूरेसी समझ में आएगी। सुनने में अटपटा सा लगेगा, लेकिन ईश्वर ने सबके हाथ में तुक्का लगाने की रेखा खींच रखी होती है। किसी का हमेशा तुक्का चलता है, किसी का कभी नहीं चलता। आपको अपने तुक्के की एक्यूरेसी की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी कि मैं 20 तुक्के मारता हूं तो 5-6 सही होते हैं। किसी टेस्ट में आप 10 तुक्के मारेंगे, कोई टेस्ट में आपका बहुत खराब जाएगा, आप 40 सवाल तुक्के मारेंगे। आपको मॉक टेस्ट में पता होना चाहिए कि आप तुक्का मार रहे हैं कि श्योर होके कर रहे हैं। यह पता होना जरूरी है मॉक में। एक्चुअल टेस्ट में मत कीजिएगा। एक्चुअल टेस्ट में इंपॉर्टेंट नहीं कि आप तुक्के वाले पे अलग कोई सिंबल बनाएं। मॉक टेस्ट में जरूरी है यह पता चलना कि आपने तुक्का कितना लगाया है। अगर ये निगेटिव मार्किंग वाला टेस्ट होता तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में तुक्का बहुत रिस्की होता है। ये नहीं है, फिर भी आपको एक पता रहेगा कि आपके तुक्के की एक्यूरेसी कितनी है। अगर किस्मत से आपकी तुक्के की एक्यूरेसी बहुत हाई निकलती है एक टेस्ट में, तो उससे खुश नहीं होना है। 5-7 टेस्ट में देखना है कि ट्रेंड कैसा है। सही में अगर आपके तुक्के की एक्यूरेसी अच्छी है तो आप जिसको तुक्का कह रहे हैं वो कभी ना कभी आपने पढ़ा है और वो आपको अच्छे से याद है, या भगवान की आप पर कृपा है और आपके तुक्के की प्रोबेबिलिटी अच्छी चलती है। हर बार आप जब तुक्का मारते हैं तो उसमें से 80-90% सही हो जाते हैं। इसका मतलब एग्जाम के दिन आप थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये कोई साइंस नहीं है, ये वहम है, ये लेकिन पता होना चाहिए। ये इससे ज्यादा कि आपके तुक्के की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पता होना चाहिए कि जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो 100 में से कितने आपको गेस करने पड़ रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि ये संख्या लगातार कम होती जाए, कि 100 में से 100 मैं बिना तुक्के के एक्चुअली आंसर पता होने पे टिक कर सकूं। ये कोशिश होनी चाहिए। पहले टेस्ट में हो सकता है आप 50 तुक्के मार रहे हो, तुक्का तो तुक्का है, वो लगेगा कि नहीं लगेगा किसको ही नहीं जानता। कोशिश होनी चाहिए कि 100 में से 100, कम से कम 100 में से 90 तो मैं हर बार करूं। बहुत कम बच्चे होंगे जो 100 में से 100 हर बार कर लेते होंगे। मैं खुद जब प्रीलिम्स देता था तो मैं हर बार देखता था कि 20 सवाल तो मुझे नहीं आते थे। मैं फिर खासकर करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल, क्योंकि आपने क्या पढ़ा और क्या आएगा कोई गारंटी नहीं है, तो गेस करना ही पड़ता है। तो गेस करना तो पड़ेगा ही। कितना गेस करें? कम से कम हिस्ट्री में तो गेस नहीं करना पड़ रहा, आईटी में तो गेस नहीं करना पड़ रहा, सब्जेक्ट वाइज ही एनालिसिस करें। इस स्पीड और एक्यूरेसी में केवल तुक्के की एक्यूरेसी के अलावा यह भी देखें कि 10 सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईटी, किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी एक्यूरेसी है। आधा घंटा लगा के एनालिसिस करें। इस तरह की एनालिसिस करें कि जो पेपर मैंने उठाया उसमें आईटी के कितने क्वेश्चन थे, गिन लें एक बार पेपर में कि मैंने जो टेस्ट दिया उसमें आईटी के 8 क्वेश्चन थे, मैंने 8 में से 2 में तुक्का लगाया, 8 में से मेरे 6 सही हुए।
इतनी एनालिसिस तो करें। मैंने हिस्ट्री के उसमें 7 क्वेश्चन थे, मैंने 1 गेस किया, मेरे केवल 3 सही हुए। इतनी एनालिसिस आधा घंटा लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक टेस्ट देने के बाद करेंगे, आधा घंटा एनालिसिस करें। एमपी जीके के इसमें 25 क्वेश्चन थे, मैंने उसमें से कोई गेस नहीं किया, सब मैंने खुद से किए, 25 में से मेरे 22 सही हुए। ऐसी एनालिसिस आपको चलता है कि यार एमपी जीके मेरा बड़ा अच्छा चल रहा है, हिस्ट्री में मेरी बड़ी खराब हालत है, आईटी मेरा ठीक ठाक है। ये आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक है जिसमें मैं ज़्यादा फंस रहा हूँ, जिसको मुझे फिर से रिवाइज कर लेने की ज़रूरत है। एक तो ये एनालिसिस ज़रूरत है। ये अगर ये एनालिसिस नहीं कर रहे तो टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सवाल रिपीट नहीं होने वाला जो आपने कर लिया। ये एनालिसिस से आपको तैयारी रीडायरेक्ट करने का मौका मिलेगा कि कहाँ तैयारी मेरी कमज़ोर जा रही है, कहाँ मुझे तैयारी ज़्यादा अच्छी करनी है। ये एनालिसिस हर बच्चे के लिए अलग अलग होगी, हर बच्चे के लिए यूनिक होगी। इस एनालिसिस के बाद जितने सवाल आपने गलत किए हैं, जितने सवाल आपने गलत किए हैं, उनके करेक्ट आंसर आप देखिए और उनको, जैसे कि हम किताब पढ़ते हैं, फैक्ट्स पढ़ते हैं, उन रॉन्ग आंसर जो सवाल आपने गलत किए उनके करेक्ट आंसर्स को याद कर लीजिए। वो सवाल भले रिपीट ना हो, लेकिन आपको मौका मिला, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से 75 सही हुए, 25 गलत हुए। 25 में कोई आईटी का गलत हुआ, कोई हिस्ट्री का गलत हुआ, कोई इकोनॉमिक्स का गलत हुआ। ये 25 सवालों के सही जवाब एक बार याद कर लीजिए, तो आप कम से कम 25 नए फैक्ट्स उस दिन याद करोगे। 75 ऐसे फैक्ट्स थे जो आपने कहीं पढ़े थे और आपके कर लिए। हो सकता है जो आपने गलत किया उसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स के कोई क्वेश्चंस आपसे गलत हुए, तो आपने कम से कम 25 करंट अफेयर्स के नए फैक्ट भी याद कर लिए। ये पूरी एक्सरसाइज करने में भी आपको 1 घंटा लगेगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा संडे को 10 से 12 ये टेस्ट देंगे, 12 बजे के बाद हम इसकी एनालिसिस करेंगे, 1 बजे तक हमारी एनालिसिस हो जाएगी। एनालिसिस के बाद हम एक बढ़िया सा लंच करेंगे और फिर 2 बजे के बाद हम या तो पढ़ाई करेंगे या फिर हम एप्टीट्यूड का टेस्ट देने का मन हो तो एप्टीट्यूड का टेस्ट देंगे। ये तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये एनालिसिस आप करते रहे तो आप देखेंगे कि जब आप अपने टेस्ट का ग्राफ प्लॉट करेंगे, टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका स्कोर, अगर आपका स्कोर ऐसे बढ़ता रहा तो ये जो है जहां आप पहुंच गए 5वें छठे, तो मान के चलिए कि वहीं के आसपास कहीं आप पहुंचेंगे। अगर आप हर टेस्ट में लगातार 100 में से 50, 100 में से 50, 100 में से 52, 100 में से 45 कर रहे हैं, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप हर टेस्ट में 100 में से 80, 100 में से 82, 100 में से 70, कभी 90 इस रेंज में जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके प्रोबेबिलिटी है कि आप अच्छा कर रहे हैं, आपके सिलेक्शन होने की चांसेस है। पिछले सालों में कट ऑफ देखेंगे तो किसी साल 70 कट ऑफ गया, कभी 80 कट ऑफ गया, कभी 75 कट ऑफ गया, कभी बहुत आसान पेपर आ गया तो 85-88 चला गया, कभी बहुत डिफिकल्ट आया तो हो सकता है 65 भी गया होगा, लेकिन इस रेंज में रहता है। जैसा हमने किसी और लेक्चर में डिस्कस किया था कि 15 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे तो लगभग 5000 बच्चे प्रीलिम्स में सेलेक्ट होंगे और 5 लाख या 10 लाख बच्चे शायद इस परीक्षा में बैठेंगे, तो बहुत कम परसेंटेज के बच्चे इसमें सेलेक्ट होते हैं। तो ये टेस्ट की प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि मॉक टेस्ट आप क्यों देना चाहिए? इसलिए नहीं देना चाहिए कि वो सवाल रिपीट होगा, इसलिए देना चाहिए कि मैं टेस्ट में कैसा करता हूं, किसी भी अननोन टेस्ट में ये जानने के लिए करना चाहिए। कैसे देना चाहिए? तो टेस्ट उसी 2 घंटे के स्लॉट में वैसे ही पूरा फुल सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन का टेस्ट देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उसी टाइम फ्रेम में दें, संडे को दें जिस टाइम फ्रेम में हम टेस्ट देते हैं। और पोस्ट टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनालिसिस करें 2 चीज़ की। आप अपनी स्पीड की एनालिसिस करें कि आपने किसी सवाल में ज़्यादा समय तो नहीं लगाया, एक्यूरेसी की एनालिसिस करें। एक्यूरेसी में खास कर ये देखें कि आपका गेस कितना सही होता है, और फिर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें कि सब्जेक्ट वाइज आपका कौन सा सब्जेक्ट के सवाल ज़्यादा सही हो रहे हैं, और फिर लास्ट में जो आपने रॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं उनके करेक्ट आंसर्स याद कर लें, ताकि आप इतने फैक्ट्स कम से कम उस दिन और सीख जाएं। कितने टेस्ट देने चाहिए कि हमारे लिए अच्छा रहे?
क्योंकि अब प्रीलिम्स में केवल 50 दिन के आसपास बचे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि हर दिन 100 क्वेश्चंस पर डे करने का प्रयास किया जाए। 100 क्वेश्चंस पर डे, टेस्ट नहीं कह रहा हूं, 100 क्वेश्चंस पर डे किया जाए। जरूरी नहीं कि हर दिन टेस्ट इन्वायरमेंट में किया जाए, रात के 10 बजे कर लिया, दिन भर की पढ़ाई खत्म होने पे कर लिया, शाम में कर लिया, दोपहर में कर लिया, लेकिन रोज 100 क्वेश्चन करें। एक सांस में भले ना करें, 20 सुबह कर लिए, हिस्ट्री के पढ़ गए, फिर ज्योग्राफी के, 100 क्वेश्चन कम से कम रोज करने चाहिए पर डे, और एक टेस्ट तो करना चाहिए, फुल टेस्ट। ये जो एक टेस्ट पर वीक हो, ये एक्चुअल टेस्ट इन्वायरमेंट में दिया हो। तो अगर इस तरह से देखेंगे तो 6 दिन अगर आपने 600 दिए क्वेश्चंस किए एक टेस्ट के, तो 50 दिन में कम से कम आप 5000 क्वेश्चंस कर लेंगे। ये जो टेस्ट आप देंगे 6-7 टेस्ट, इसमें से कम 1 या 2 टेस्ट जो है वो लास्ट ईयर के पेपर्स का भी दे सकते हैं। यानी जो 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस दौरान आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लें। कोई एक किसी ईयर का, खासकर जस्ट पिछले साल का 18 या 17 का नहीं, थोड़ा और पुराना कोई टेस्ट जिसका अभी आपको याद ना रहे, वैसा एक कोई लास्ट ईयर का टेस्ट भी फुल टेस्ट इन्वायरमेंट में देके एक बार देखना चाहिए। जनरली मॉक टेस्ट जो आपको मार्केट में मिलेंगे, उसका लेवल एमपीपीएससी से थोड़ा सा टफ रखने की कोशिश वो करते हैं, ताकि आपको और टफर क्वेश्चंस के लिए तैयार करें। इसलिए एक एक्चुअल टेस्ट जो एमपीपीएससी ने किया है वो देके देखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, मॉक टेस्ट में आप लगातार खराब कर रहे हैं, या शायद आपके 60-70 एवरेज आ रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल एमपीपीएससी का टेस्ट देते हैं तो आपका स्कोर अच्छा आ रहा है। इसका मतलब एमपीपीएससी का लेवल आपका ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट जिस टेस्ट सीरीज का आपने उठाया है उसके शायद क्वेश्चंस ज्यादा टफ हैं। उल्टा भी हो सकता है कि किसी का मॉक टेस्ट बहुत आसान सा था, उसमें आप बड़ा अच्छा करें, लेकिन जब एक्चुअल एमपीपीएससी दे रहे हैं तो आपका खराब हो रहा है। इसलिए एक्चुअल एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन पेपर करना जरूरी है। केवल करंट अफेयर्स इररेलेवेंट हो जाता है वो 10 सवाल, अदरवाइज वो पूरी तरह से रेलेवेंट रहता है। 5000 क्वेश्चन का एक थंब रूल है, अगर 5000 क्वेश्चन कर लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस टेस्ट बनाने वाले लोग क्रिएट कर पाएंगे नोटिफिकेशन रखने के अभी 1-1.5 महीने के अंदर। अगर आपने कर लिए, ईश्वर ने चाहा तो इस 5000 में से कुछ आपके करे हुए क्वेश्चंस ही शायद एग्जाम में आ जाएं। तो ये मॉक टेस्ट के बारे में है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज मार्केट में मिलती है, आजकल बहुत सारे ऐप भी चलते हैं, परीक्षा.com का भी एक ऐप चलता है। ऐप बेस्ड टेस्ट के बारे में मैं बस केवल इतना सा कहूँगा, ऐप बेस्ड टेस्ट के फायदे ये हैं कि जो एनालिसिस मैंने आपको कही, वो एनालिसिस बहुत बार ये ऐप्स आपको करके देते हैं कि आपकी स्पीड इतनी थी, आपकी एक्यूरेसी इतनी थी। गेस मार्क करने के लिए उसमें कोई बटन बना होता है कि आप गेस मार्क कर सकते हैं। ये उसके फायदे हैं ऐप पे देने के। ऐप पे टेस्ट देने का एक खतरा यह है कि ऐप का टेस्ट आप ऐसे देते हैं फोन पर, लेकिन एक्चुअल टेस्ट जो है वो आप इस पे देते हैं, OMR शीट पे। तो मैं चाहूंगा भले आपके पास ऐसी OMR शीट ना हो, लेकिन एक सिंपल A4 शीट पे कलम से बना के 1 2 3 4 और ऐसे 4 गोले बना लें, उसकी 10 15 20 फोटोकॉपी करा लें और गोले काले करने की प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि ये भी टेस्ट के दिन अगर आप देखेंगे तो आपका काफी समय इसमें भी जाता है। ये करने में केवल 0.1 सेकेंड लगता है, लेकिन ये करने में कम से कम 3-4 सेकेंड लगता है, इसमें समय लगता है। इसलिए कहूंगा अगर ऐप बेस्ड टेस्ट भी दे रहे हैं तो साथ में एक OMR शीट जैसा एक प्रारूप रखिए जिसमें आप गोले काले कीजिए। अगर ऐप बेस्ड नहीं, केवल पेपर का कोई टेस्ट दे रहे हैं तो केवल टिक करने वाला टेस्ट देने की जगह कहूंगा कि भले रोज प्रैक्टिस करते इसमें गोले मत काले, लेकिन जब फुल टेस्ट दे रहे हो तो एक पेपर रखिए जिसमें आप गोले काले करें, ताकि गोले काले करने की भी आपके हाथ को, माइंड को कितना समय लग रहा है उसकी प्रैक्टिस हो जाए। और अगर आप इस तरीके से टेस्ट देते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते तो और फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है कि आपका इस सब के बगैर हो गया है। हो सकता है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता, आप पर ईश्वर की इतनी विशेष कृपा है। लेकिन बिना मॉक टेस्ट दिए सिलेक्शन होना लगभग असंभव है। किसी को नहीं पता चलेगा कि हम कैसा कर रहे हैं। यह वैसे ही है जैसे युद्ध का अभ्यास होता है। जब वॉर में
जब हम बहुत सालों से आजकल विश्व में बड़े बड़े युद्ध नहीं हो रहे, हमारे देश ने ही पिछले 70 सालों में केवल 3 युद्ध किए, फिर भी हर साल हमारी फौज युद्ध का अभ्यास करती है, वास्तव में जाती है किसी ज़मीन पर, वहाँ असली में गोलियाँ चलती हैं, दो ग्रुपों को दुश्मन बनाया जाता है। हम जब ज़िलों में काम करते हैं, कभी हमारे ज़िले में दंगा नहीं हुआ हो भले, या दंगा ना हो शायद, फिर भी अभी अयोध्या का जजमेंट आया तो लगभग हर ज़िले में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर दंगा रोकने का अभ्यास किया। आधे पुलिस बल को दंगाई बनाया गया, उन्होंने पत्थर फेंके, किसी गाड़ी को, किसी कागज़ की गाड़ी बनाई गई, उसमें आग लगाया गया, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, लाठीचार्ज किया, प्रैक्टिस की कि अगर दंगा हो जाएगा तो हम उसको कैसे रोकेंगे। अच्छी बात है कि इतना बड़ा फैसला है, देश में कहीं दंगा नहीं हुआ, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की होती और किसी जगह अगर छोटा सा भी दंगा हो जाता तो हम उससे जूझ नहीं पाते। तो केवल पढ़ लेना कि जब दंगा होगा तब पुलिस को ऐसे लाठीचार्ज करना है, ऐसे आंसू गैस छोड़ना है, ज़रूरी नहीं है। पता चले कि आंसू गैस छोड़ा तो वो चल ही नहीं रहा है, वाटर कैनन छोड़ा तो उससे पानी ही नहीं निकल रहा है, लाठी चलाने गए तो पता चला लाठी कमज़ोर हो गई, मारते ही टूट गई। ये सब प्रैक्टिस में मॉक, हर चीज़ का मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक ड्रिल इंपॉर्टेंट है। जब प्राइवेट कंपनियां बिल्डिंग बनाती हैं तो उसमें हर महीने एक बार मॉक फायर ड्रिल करती हैं। एक फायर अलार्म बजता है, हर 5 स्टार होटलों में एक फायर अलार्म बजता है कि आग लग गई है। अब आग लगती नहीं, लेकिन आग लगने का अलार्म बजता है, सभी लोगों को कहाँ कहाँ निकल के जाना चाहिए, आग बुझाने के लिए कैसे फायर इंजन चलाना चाहिए, वो सब की प्रैक्टिस करते हैं। हो सकता है कभी आग ना लगे, लेकिन अगर आग लग गई और कभी ड्रिल नहीं हुई थी तो उस दिन रखा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर भी कोई चला नहीं पाएगा, किसी को पता ही नहीं होगा कि आग लगने पे भागने का रास्ता कहाँ है। आपने देखा होगा हर बिल्डिंग में फायर एग्जिट बना होता है, इसीलिए तो वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो चीज़ बताई वो कोई नया नहीं, सभी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक्चुअल इन्वायरमेंट में उसकी मॉक ड्रिल करते हैं। वैसे ही आपको, जैसे युद्ध का अभ्यास एक्चुअल इन्वायरमेंट में होता है, दंगे बलवे का होता है, आग से लड़ने का होता है, वैसे ही आपको अपने प्रीलिम्स का टेस्ट का एक्चुअल इन्वायरमेंट में मॉक टेस्ट देंगे और इस तरह के एनालिसिस करेंगे, तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप कोई ऐप यूज़ कर सकते हैं, परीक्षा का ऐप यूज़ कर सकते हैं, कोई और पेपर का टेस्ट सीरीज यूज़ कर सकते हैं, बट पिछले सालों से पूछे गए सवाल में से किसी एक वर्ष का फुल टेस्ट देकर एक बार ज़रूर देखें कि एक्चुअल MPPSC के पेपर में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। थैंक यू।